Hello everyone, very good morning to all of you and once again welcome back to my class. And this is going to be the last video for this chapter number 2 economics, people as resource. And in this video we are going to have a discussion about unemployment, the kinds of unemployment that exist in our nation, especially in the rural areas and urban areas. So let's get started with the meaning of employment. Have a look on your book and we'll take the example of Sakal and Vilas for this topic and we'll continue with the definition and understanding the meaning of unemployment. So Sakal's mother Sheila looked after domestic chores and children and helped her husband Bhuta in the field. अगर आपको याद हो सकल जिसने कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पाई थी, जिसने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया एंड ही गॉट अ गुड नाइस जॉब इन अ फर्म एंड लेटर ऑन ही गॉट प्रमोटेड ऑल्सो. तो उसकी जो माँ थी वो घर का काम करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी और अपने हस्बैंड की भी मदद करती थी फील्ड में, यानी कि जो भी उनके पास खेत था उसमें वो उनकी हेल्प किया करती थी. सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. अगर उनके भाई का याद हो, उसके 2 छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, तो जीतू एंड सीतू वो छोटे थे तो खेलने में ही पूरा दिन बिता दिया करते थे. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ नॉट व्हाई? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या आप शीला को, जो कि शकल की माँ थी, उसके 2 छोटे भाई बहन थे जीतू और सीतू, उनको अनएम्प्लॉयड कहेंगे? हाँ तो क्यों, ना तो भी क्यों. अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार, जो काम ना करता हो, जिससे जो कोई अर्निंग ना जनरेट करे, अर्न ना करे. द पीपल और द पर्सन हु इज कम्प्लीटली सिटिंग आइडल विदाउट generating any level of income. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wage cannot find job. Look at the definition once again. It is said to be as the condition in which people are willing to work but are unable to find वर्क और ऑब्लिक जॉब. हम वर्क या जॉब एक ही कंसिडर करेंगे, दोनों बातें सेम है. तो इट कैन बी रिगार्डेड एज अ कंडीशन. इट इज सेड टू बी एज द कंडीशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क बट आर अनएबल टू फाइंड जॉब. पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, ठीक है. इसका मतलब ये होता है पीपल हु आर, वी कैन ऐड इट एज हु आर, एक ऐसी स्थिति, हु आर, एक ऐसी स्थिति जिसमें जो लोग काम करने के लिए इच्छुक हो, काम करना चाहते हैं. विलिंग टू वर्क का मतलब होता है, विल का मतलब होता है इच्छा होना. तो वो लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करना चाहते हैं, बट फिर भी अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड कहे जाएंगे, बेरोजगार कहे जाएंगे. कोई भी व्यक्ति है, कोई इधर मेल और अ फीमेल, वो कोई जॉब खोज रहा है, काम करना चाह रहा है, बट फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा. विलिंग का मतलब होता है इच्छा रखना, कि किसी की काम करने की इच्छा है, जॉब पाने की, वर्क पाने की इच्छा है, बट ही और शी इज स्टिल अनएबल टू फाइंड वर्क, उसको अभी भी काम नहीं मिल रहा, तब वो बेरोजगार कहा जाएगा. नाउ शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वर्क आउटसाइड फॉर डोमेस्टिक डोमेन, आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. अगर हम शीला की बात करें, जीतू और सीतू की बात करें, शीला हुआ सकल्स मदर, जो सकल की माँ थी, वो इंटरेस्टेड नहीं थी. शी वॉज नॉट विलिंग, वो नहीं चाहती थी घर के बाहर जाकर काम करना. सो शी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अनएम्प्लॉयड. वाई? यू गॉट द आंसर. क्यों उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता? बिकॉज इन केस ऑफ शीला, शी वॉज नॉट विलिंग. शीला वॉज नॉट विलिंग टू गो आउटसाइड हर होम, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जाकर वो काम करने की इच्छा नहीं रखती थी, चाहती ही नहीं थी. तो हम इसका आंसर दे सकते हैं दैट शी वॉज नॉट unemployed because she was not willing, she was not interested to go outside her house and to do work. In the same way, Jeetu and Seetu, they are too small to be counted in the workforce population. अगर जीतू और सीतू की बात की जाए, जो उसके दो younger brothers and sisters थे, so as the name suggests, younger brother
एंसेस्टर, छोटे थे, तो जब छोटे हैं तो ये वर्कफोर्स का हिस्सा ही नहीं बन सकते। आपको मालूम होना चाहिए जो छोटे हैं वो और जो बूढ़े हो चुके हैं वो, उनको वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं माना जाता। नो डाउट यू कैन से दैट मैम छोटे बच्चे भी तो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, मैम जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं वो भी तो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। येस, दे आर अर्निंग मनी, दे आर मेकिंग मनी, बट अकॉर्डिंग टू द economic tendency, according to the economical calculation, they would not be regarded as the workforce, just because of the fact that if they belong to the lower age group they would not come under the category of workforce, or if they belongs to 65 above of age group then they again would not be regarded as the workforce। आपको भी पता है कि 64-65 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी काम करता है, लोग 80 साल 90 साल तक भी काम करते हैं जिनकी जैसी हेल्थ हो और इच्छा हो, कोई बात नहीं, दे वुड अर्न मनी, वो भी सही बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम उनको, जब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ही रिटायरमेंट की एज को फिक्स करके रखा है, तो आफ्टर दैट दे वुड नॉट बी रिगार्डेड एज वर्कफोर्स। उन्होंने 65 के बाद एम्प्लॉयज़ को हटा दिया। व्हाट डज इट मीन कि उनको भी पता है कि 65 एक ऐसी एज है कि उसके बाद फिर वो वर्कफोर्स नहीं रह जाती, मतलब वो इतना बेटर एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने पोटेंशियल को इन्हांस या इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वर्कफोर्स में नहीं आते। तो जनरली जो वर्कफोर्स में आते हैं वो 15 अबव से आते हैं, 15 टू बिटवीन 65, यानी 15 से 65 की अगर हम बात कर लें तो इनको हम वर्कफोर्स इन लमसम, मोटे मोटे में हम ये मान सकते हैं कि दे आर रिगार्डेड एज द वर्कफोर्स। ये वो एज ग्रुप है जो एक्टिव रहता है, ये वो एज ग्रुप है जो कुछ नया सीख सकता है, कर सकता है, एफिशिएंट है, एनर्जेटिक है, एंड दे वुड बी रिगार्डेड एज वर्कफोर्स। तो शीला विलिंग नहीं थी, इंटरेस्टेड नहीं थी, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कही जा सकती। जीतू एंड सीतू की बात की जाए तो दे वर टू यंग, वो बहुत छोटे थे, तो यंग होने के वजह से भी वो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि इतने छोटे लोगों से काम नहीं करवाया जाता। एंड दैट्स वाई दे ऑल द थ्री ऑफ देम वुड नॉट बी रिगार्डेड एज अनएम्प्लॉयड, इसलिए इन तीनों को अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। The workforce population includes people from 15 years to 59 years. If you look at your book, तो वहाँ पर 59 years ही दिया हुआ है, यानी कि जो वर्कफोर्स होती है 15 साल, आपको पता है कि 15 साल से छोटे बच्चों से काम करवाना ये गैर कानूनी है, चाइल्ड लेबर के अंदर आता है और उसके तहत सजाएं भी मिलती हैं। तो 15 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं दे वुड बी रिगार्डेड एज टू यंग और वो वर्कफोर्स में नहीं आते। जो वर्कफोर्स में आते हैं वो 15 to 65 एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन योर बुक वी कैन रिगार्डेड इज एज 15 to 59। ठीक है, ये जो एज ग्रुप है इनको वर्कफोर्स मानी जाती है। दीज एज ग्रुप वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एन एफिशिएंट वर्कफोर्स। As I told you, the years from 15 to 65 is regarded under the category of workforce. This is not the accurate year, you can say that. This is a kind of lump sum calculation. In the initial explanation I told you this, and according to your book अगर आप कंसिडर करेंगे तो 15 to 59 years होती हैं, ये वर्कफोर्स के अंदर आते हैं। एंड दिस इज द डेटा आई टोल्ड यू ऑन द ग्राउंड ऑफ द फैक्ट दैट एट दिस एज पीपल जनरली गेट रिटायर्ड। इस एज में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। तो अगर हम एक रफ फिगर लें तो वो ये फिगर होगा, एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर और द डेटा गिवन इन द बुक इट वुड बी 15 years to 59 years। Now, Sakal's brother and sister do not fall within this age group। तो इसके जो भाई और बहन है वो इस एज ग्रुप में नहीं आते, वो 15 साल से भी छोटे हैं, तो वो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है। और जब वो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है तो उनका विलिंग होना ना होना ये बात ही नहीं आती, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, और ना ही उनके अंदर इच्छा है या नहीं है वो बहुत मैटर करेगा कि वो इनकम जनरेट कर रहे हैं या नहीं। Now they do not fall in this age group, so they cannot be called as unemployed। इनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। And even Sakal's mother Sheila works for the family। She is not willing to work आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वो उसकी जो माँ है वो भी विलिंग नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है काम करने की तो उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। इट मीन्स शी इज सिटिंग आइडली एट हर होम जस्ट by her choice, that is not for the reason that she is willing to work but still unable to find work। she is sitting at home just because of her own choice। वो अगर वो घर पे बैठी है या बैठी थी तो वो अपने चॉइस के वजह से बैठी थी, अपने घर का काम करने में उसको इंटरेस्ट था। तो जब वो घर की टेरिटरी से बाहर जाकर काम करना नहीं चाहती तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे।
and even she too cannot be called unemployed. Shakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. और इसी तरीके से उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हालांकि स्टोरी में उनका जिक्र ही नहीं हुआ, बट वो ग्रैंड पेरेंट्स इस एज ग्रुप के ऊपर के हैं. तो जो एज ग्रुप के ऊपर का है, फिर आफ्टर 59 ईयर्स ऑफ एज, वो भी वर्क फोर्स में नहीं आता, एंड बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज वो भी वर्क फोर्स में नहीं आता. तो जब उनकी एज वर्क फोर्स में नहीं आएगी तो हमें ये कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है दैट वेदर दे आर willing, interested or not, because firstly the first thing that we have to take it into consideration, that is the age of that particular person, whether they lies in the category of 15 to 59 years or not. If they are above 59 years, again they would not be regarded as workforce. On the contrary, if they are below 15 years, then again they are not regarded as the workforce. Too young, too old people are not the part of workforce, and the between middle age group people are only regarded as the workforce. केवल उन्हीं को workforce कहा जाता है. एंड इन केस ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की बात की जाए, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बोथ. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो बेरोजगारी है वो सिर्फ गाँव में है या सिर्फ शहरों में है. बोथ द सेक्टर्स ऑफ आर इकोनॉमी ऑफ बोथ द एरियाज, जो दोनों क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके, दोनों में ही बेरोजगारी एग्जिस्ट करती है. एंड हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर फ्रॉम द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज. दोनों के जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के, वो अलग अलग है. एज यू ऑल नो दैट द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट are available in the rural areas are different from that of urban areas. So that's why the kind of unemployment that would prevail in these areas would also differ. यानी कि गांव का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो वहाँ का एनवायरनमेंट, रहन सहन और जो तौर तरीका है वो शहर से अलग है. इसी वजह से वहाँ जो बेरोजगारी पाई जाती है वो दोनों आपस में डिफरेंट होती हैं. इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई. रूरल एरियाज की बात की जाए, ग्रामीण इलाकों के यानी जो गांव हैं, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड. सीजनल यानी जो मौसम की वजह से आए, डिस्गाइज का मतलब जो छिपी हुई रहती है. अब इसका मतलब हम और डीप में समझते हैं. नाउ अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. लेट्स हैव अ लुक ऑन अर्बन एरियाज ऑल्सो. Educated unemployment. So let's have a look at first the rural areas which consist of seasonal and disguised unemployment. जहाँ पर seasonal और disguised unemployment होता है. seasonal का मतलब season, मौसम आप जान रहे हैं, तो वो बेरोजगारी जो मौसम की वजह से आती है, मौसम के कारणों की वजह से आती है. अब इसको डीप में पढ़ते हैं. seasonal unemployment क्या होता है? Seasonal unemployment happens when people are not able to find job during some months of the year. यानी साल के अगर कुछ महीने में, कुछ मंथ में उनको जॉब नहीं मिलती. During several months ऑफ द ईयर. किसी भी साल के अगर कुछ महीने में अगर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, कुछ सीजन्स में अगर जॉब नहीं मिल रही, दैट वुड बी रिगार्डेड एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसम के वजह से आई हुई बेरोजगारी कहा जाएगा. पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. इसमें अगर हम सीजन की बात करें, यू ऑल नो इट वेरी वेल कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कम्प्लीटली सीजन पर डिपेंडेंट होता है. यानी अलग अलग सीजन्स में अलग क्रॉप्स होती हैं. एंड इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज़ कम्प्लीटली मॉनसून डिपेंडेंट. यानी हमारे यहाँ हम इरिगेशन के लिए, अच्छी कृषि के लिए मॉनसून पर डिपेंडेंट हैं. अगर मॉनसून फेलियर होता है किसी साल तो क्रॉप बर्बाद हो जाती है. तो स्पेशली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो तो रूरल एरियाज़ की है, यू ऑल नो इट वेरी वेल. एंड रूरल एरियाज़ में भी जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में खास तौर पर आता है.
People dependent upon agriculture usually face such kind of problem as there are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agricultural activities. तो साल के कुछ महीने होते हैं. You also know that about different crops like rabi crops, kharif crops and zaid crop. तो इनका जो सीजन होता है, इनके सोइंग का सीजन यानी बीज को लगाने का सीजन, फिर ये इनकी वीडिंग का सीज़न यानी जो वीड्स छोटी छोटी घास होती है उनको निकालने का सीज़न, इनको हार्वेस्ट करने का, थ्रेश करने का, थ्रेशिंग वगैरह का सीज़न, सबका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है. तो एक क्रॉप के सीज़न से दूसरे क्रॉप के सीज़न के बीच में कुछ गैप होता है. उस गैप में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यानी एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती एंड ड्यूरिंग दैट सीजन लोगों को काम नहीं मिलता एंड दैट्स व्हाई इट इज़ रिगार्डेड एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. यानी साल का कुछ ऐसा महीना, कुछ ऐसा सीज़न या कोई समय जिसमें लोगों को जब जॉब नहीं मिलता तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम डिस्गाइज की बात करें, डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ होना. छिपा हुआ होने का क्या मतलब है कि क्या चीज़, यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ पर बताया गया कि बेरोजगारी छिपी होती है. सामने से इट वुड लुक लाइक दैट पीपल आर इंगेज इन वर्किंग, बट हम जब डीपली एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर हमें छिपी हुई बेरोजगारी दिखती है. अब इसका क्या मतलब है कि सामने से लोग काम करते दिख रहे हैं और अंदर से छिपी हुई बेरोजगारी है. इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट people appear to be employed. Disguised unemployment is a kind of unemployment जिसमें लोग दिखेंगे कि वो employed हैं. They have agricultural plot where they find work. उनके पास खेती होती है, ज़मीन होती है जहाँ पर उनको काम मिल जाता है. This usually happen among family members engaged in agricultural activities. एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए कोई भी एक किसान है, उसके पास एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, 2 हेक्टेयर्स की ज़मीन से भी कम है और उसके फैमिली में ऑलमोस्ट 8 मेंबर्स हैं. तो वो अपने and for the purpose of cultivating that field he only requires 4 to 5 labor work for the purpose of sowing, weeding, harvesting, threshing and for every such thing related to agricultural activities. And due to the presence of 8 members into his family, he employed all the 8 of members of his family on the agricultural field for the purpose of doing all these jobs. यानी उसके पास एक छोटा सा फील्ड है, उस पर वो खेती करता है. उस खेती करने के लिए उस पर उसको 4 से 5 सदस्यों की या लेबर की ज़रूरत है, जिससे वो आराम से खेती के सारे काम जैसे कि हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग, वीडिंग, शोइंग, जो भी कुछ होते हैं, प्लॉगिंग से लेकर सब कुछ वो कर सकता है. लेकिन अब उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं तो वो 8 के 8 मेंबर्स उस फील्ड पे काम कर रहे हैं. यानी कि रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो रिक्वायरमेंट जो है वो 4 to 5 की है, बट एक्चुअल में काम कितने लोग कर रहे हैं? 8 मेंबर्स काम कर रहे हैं. यानी कि ये जो 3 से 4 लोग हैं वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, यानी ज़रूरत नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं. तो ऐसे केस में क्या होगा? दे वुड लुक लाइक दैट दे आर एम्प्लॉयड. वो दूर से दिखेंगे कि हाँ वो तो एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, काम में बिजी हैं. बट जब हम उनको एनालाइज करेंगे, जब हम उस फील्ड का नाप लेंगे कि अरे कितना बड़ा फील्ड है, इतने से फील्ड में मुश्किल से 4 लोगों की ज़रूरत थी या 5 लोगों की, और उस पर अगर 8 लोग एम्प्लॉयड हैं, इसका मतलब वो अननेसेसरली उस पर एम्प्लॉयड हैं. उनके हट जाने से भी उस फील्ड के कल्टीवेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग कंप्लीटली इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन दैट फील्ड. उस फील्ड पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसमें वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि एक्चुअल में से 4 to 5 लोगों की ज़रूरत थी और उस पर 8 लोग काम कर रहे हैं. तो ये जो 3 से 4 लोग एक्स्ट्रा हैं ये डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है. यानी दे आर लुकिंग लाइक एज इफ दे आर वर्किंग, बट इन रियलिटी दे आर नॉट completely employed, as if nobody is exercising his or her complete potential. हर व्यक्ति का काम करने का एक पोटेंशियल, एक क्षमता होती है, उसको वो यूटिलाइज करता है, तब हम कहते हैं कि वो फुल्ली यूटिलाइज किया अपनी पोटेंशियल और एम्प्लॉयड है. बट यहाँ पे क्या है, अगर 4 to 5 लोग रहते, 4 to 5 मेंबर्स सिर्फ काम कर रहे होते तो वो अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत से उस फील्ड पे काम करते और ईल्ड निकलता, तो हम कह सकते थे कि वो एम्प्लॉयड है. लेकिन अब 8 मेंबर्स के होने की वजह से हर कोई थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, कोई भी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहा. जिसके 8 घंटे के वर्किंग आवर्स होने चाहिए वो 4 घंटे का ही काम कर रहा है, 4 घंटे का नहीं. तो काम तो सब कर रहे हैं, बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर कंप्लीट पोटेंशियल. दे आर वर्किंग इंस्टेड ऑफ एनी सच रिक्वायरमेंट. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं. दैट इज़ द
काइंड ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, यानी कि जितने लोगों की ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का काम करना उनके फुल पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं होता। एंड जब फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं होगा, वो अपने पूरे हार्डवर्क को टॉयल नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो वो एम्प्लॉयड नहीं माने जाएंगे। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेजेज 8 पीपल। तो वही मैंने बताया 4 से 5 ही लोग मान लीजिए, 4 को हटा देते हैं, 5 लोग ही मान लेते हैं, तो 5 लोगों की ज़रूरत थी और 8 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा हैं वो अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। These 3 extra people, these are the people who work in the same plot as the other। वो बाकी 5 की तरह उसी प्लॉट पर काम तो कर रहे हैं। The contribution made by these 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people। यानी इतने से फील्ड पे अगर ये जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो उतना ही यील्ड करेंगे जो अगर 8 लोग के काम करने से हो रहा है। दैट मीन्स दीज 3 एक्स्ट्रा पीपल्स आर नॉट एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा टू दैट वर्क। वो उस काम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहे, कुछ उनकी उपज या यील्ड बढ़ नहीं जाएगी। तो मतलब है कि उनका काम करना ना करना ऑलमोस्ट निल है, इक्वल है, तो वो ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसी को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। दूर से अरे ये तो काम कर रहे हैं, बट रियलिटी अरे इतने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। And if the people are removed from the from the field, its productivity will not decline। अगर लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए तो उस खेत से मान लीजिए अगर 1 कुंटल का चावल या गेहूँ कोई भी क्रॉप हो रही है तो वो घट नहीं जाएगी, वो उतनी ही रहेगी, बिकॉज 5 people are sufficient for the purpose of cultivating that field। And the field requires the service of only 5 people and 3 extra peoples are called as disguisedly unemployed। वो disguised तरीके से unemployed हैं, seems like working but actually not। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज़, अगर हम शहर की बात करें, अब ग्रामीण इलाकों की बात हो गई, एक तो आपके मौसम की वजह से जो बेरोजगारी आती है, जो सीजनल गैप होता है उसके वजह से बेरोजगारी आती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। लाइक आपको पता है हमारे यहाँ अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। दिवाली की बात की जाए तो दिवाली में जो पॉटर्स होते हैं उनका काम तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि पॉटर्स के जो पॉटरी वर्क्स होते हैं, उनके जो मिट्टी के वो वेसल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, दियाज वगैरह बनाते हैं, उसकी बिक्री अच्छी खासी होती है। एंड ऑफ सीज़न में उतनी बिक्री नहीं होती। तो एक सीज़न होता है जिसमें हर किसी का जो यील्ड है वो पीक पर रहता है और वो उस ड्यूरेशन में काफ़ी प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग त्योहारों पे मिलने वाली चीज़ों का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि देयर आर सर्टेन फेस्टिवल्स टू विच देयर आर सर्टेन थिंग्स एसोसिएटेड। हर एक त्यौहार के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें एसोसिएटेड है। लाइक अगर आप मकर संक्रांति की बात करें तो पतंग उससे जुड़ी है, होली की बात करें तो रंग उससे जुड़ा हुआ है, दिवाली की बात करें तो दिया वगैरह उससे जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि दैट पार्टिकुलर थिंग आर एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकुलर फेस्टिवल, और जब कभी भी आप उस फेस्टिवल की बात करोगे तो वो उनकी आइडेंटिटी है और वो चीज़ें उस फेस्टिवल्स में सेल होती हैं। तो जब वो फेस्टिवल चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग गायब हो जाते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उसका उतना बिक्री या उतना यूज़ नहीं होता। एंड दैट्स वाई दे कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अनएम्प्लॉयड। उनको भी अनएम्प्लॉयड कहा जा सकता है, जो भी पॉटरर्स हैं एंड वेरियस सच पीपल हु आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सीजनल थिंग्स, जो सीजनल चीज़ों पर डिपेंडेंट है, सीजन चले जाने के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और ज़्यादा जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं वो तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। एंड एजुकेशन सेक्टर अर्बन सेक्टर की बात की जाए तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ गया और बहुत कॉमन है। अगर आप शहरी इलाकों की बात करें, हैज़ बिकम अ कॉमन फेनामेना, बहुत ही कॉमन फेनामेना, एक रोज़ की घटना हो गई है शहरी इलाकों में। मैनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत से युवा लोग हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन अपना यूजी, पीजी, डिप्लोमा सारे कोर्सेज करके बैठे हुए हैं, दे हैड देयर फुल सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। तो जो 10वीं और 12वीं पास हैं उनकी तुलना में जो जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनमें बेरोजगारी और भी ज़्यादा पाई गई है एक स्टडी के द्वारा। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। तो अगर हम बात करें तो एक विरोधाभासी सिचुएशन है। पैराडॉक्सिकल का मतलब विरोधाभासी सिचुएशन। अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन द अदर्स। मतलब एक विरोधाभासी सिचुएशन का मतलब ये कि हमारे पास कुछ तरीके की, कुछ प्रकार की मैन पावर हद से ज़्यादा है और
वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, और वहीं हमें किसी और प्रकार के मैन पावर की ज़रूरत है तो वो अवेलेबल नहीं है। मतलब जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, और जिसका यूटिलाइजेशन करना है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है दैट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द काइंड ऑफ एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉयर की ज़रूरत को फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए एम्प्लॉयड नहीं हो रहे हैं। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर बात की जाए तो बहुत से इस तरह के टेक्निकल फील्ड में पढ़े लिखे बच्चे निकल रहे हैं, यूथ्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। और वहीं दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि हमें टेक्निकल फील्ड में और लोगों को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, उसमें लोगों को इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है। मीन्स एट वन प्लेस और वी कैन से दैट ऑन वन हैंड वी वांट एवरी सिटीजन ऑफ आवर नेशन टू बी टेक्नो सेवी। वो टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, उसके प्रति उसके अंदर नॉलेज बढ़े, स्किल्स डेवलप हो। बट एट द सेम टाइम जो डेवलप करके बैठे हुए हैं, जो स्किल्ड और नॉलेज क्वालिफाइड हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। एक विरोधाभासी स्थिति है कि एक तरफ हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ जो लेकर बैठे हैं वो डिग्रियाँ, उनको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो हमारे पास मैन पावर है वो उसकी बर्बादी हो रही है। पीपल हु आर असेट फॉर द नेशन टर्न इनटू लाइबिलिटी। अगर हमारे पास जो लोग हैं, अगर वो स्किल ट्रेंड क्वालिफाइड है फिर भी जॉब नहीं पा रहे, दे आर विलिंग, दे आर इंटरेस्टेड, फिर भी काम नहीं मिल रहा, इसका मतलब है मैन पावर की बर्बादी। वो लोग, वो मैन पावर, वो ह्यूमन बीइंग जो असेट में कन्वर्ट हो सकते थे, अब वो बर्डन यानी कि लाइबिलिटी बनते चले जा रहे हैं, दायित्व हो जा रहा है हमारा। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। अब जो युवा है वो निराश हो रहा है, उसके अंदर आशाएं मर रही हैं, बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, सुसाइडल केस वगैरह आप सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इतना पढ़ेगा लिखेगा, जॉब नहीं मिलती, तो ऐसे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। होपफुलनेस जो है वो ख़त्म होके होपलेसनेस जनरेट हो रही है, यानी निराश हो जा रहे हैं लोग। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। एंड इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। और कई बार लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मीन्स द काइंड ऑफ सैलरी दे वांटिंग फॉर देयर वर्क, उनको नहीं मिलता, तो वो भी एम्प्लॉयड नहीं हो पाते। तो इन तरीके से एक पूरी तरीके हम कह सकते हैं कि सोशल वेस्ट होता है। समाज में जो लोग हैं उनकी बर्बादी होती है। एक अच्छा मैन पावर हमारे पास है लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उनको वेस्ट कर रहे हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अगर बेरोजगारी बढ़ती जाती है तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर, और सबसे पहले अपने खुद के राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। ओवरलोड या बर्डन बढ़ता चला जाता है, यही लोग जो असेट बन सकते थे वो लाइबिलिटी हो जाते हैं। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब परिवार है, परिवार में अगर 4 लोग कमाते तो खर्चा बढ़ जाता, सबके ऊपर कम कम हिस्से में आता, और एक फैमिली अच्छे से ग्रो करती, सबको अच्छी बेसिक अम्यूनिटीज़ यानी सुविधाएं मिलती। जब लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, कोई एक ही कमाएगा और बाकी सब उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो उस कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है। एंड एट द सेम टाइम जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं होने वाली, वो जितना कमा रहा है उतना ही कमाएगा, कुछ सालों के बाद इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑन दैट वर्किंग पॉपुलेशन। तो जो भी एग्जिस्टिंग लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ जाता है और नए लोगों को काम नहीं मिल पाता। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल ऑफ सोसाइटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड। इससे होता क्या है, लोगों के रहन सहन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी लाइफ की क्वालिटी बुरी हो जाती है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और अल्टीमेटली ये सोसाइटी को भी एक बैकवर्ड और एक डाउन रोडन इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाते, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता, उनका पहनावा, खाना पीना, हर चीज़ में एक ग्रोथ आती और वो सोसाइटी को भी एक ग्रोथ देते। बट ड्यू टू द reason of unemployment, people are unable to find work, and that's why they are sitting idly at their home, increasing the burden on the family member of their family who are working, and that's why their standards are getting down every day, and at the same time the society's standards are also going down, and क्वालिटी ऑफ लाइफ डिप्लीट हो रही है, लोगों का रहन सहन का तरीका। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। तो अगर परिवार में एक व्यक्ति कमा रहा है और उसके ऊपर 10 लोग डिपेंडेंट हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा,
10 लोगों का और बेयर करने वाला एक है, तो बहुत सी कटौतियाँ शुरू हो जाती हैं, लोगों के पढ़ाई को फिर रुकवा दिया जाता है, हेल्थ अच्छी नहीं होती क्योंकि उनके पास कितने पैसे रहेंगे कि वो 8 to 10 मेंबर्स को फीड कर सके, उनको सर्वाइवल दे सके या फिर उनकी लग्जरियस नीड्स को फुलफिल करेंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर उसी 8 से 10 फैमिली के मेंबर्स की फैमिली में अगर 4 लोग कमाने वाले होते तो बर्डन डिवाइड हो जाता, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड, एजुकेशन स्टैंडर्ड सब कुछ इम्प्रूव करता और ग्रो करता। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कह सकते हैं इट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पे और उसके ग्रोथ पर। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकॉनमी। अगर किसी भी देश में ये जो बेरोजगारी है बढ़ती चली जा रही है तो इकॉनमी के एक लोअर कंडीशन को दिखाता है, डिप्रेस्ड इकॉनमी को दिखाता है, यानी जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी है, ये जो अर्थव्यवस्था है ये डाउन हो चुकी है, ग्रोथ अच्छी नहीं है, देश कर्ज में आ जाता है, देश का बर्डन बढ़ने लगता है। एंड इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज। अगर लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से रिसोर्स की भी वेस्टेज होती है विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। अगर यही लोग काम करते तो ये खुद एक रिसोर्स हैं, इनका भी यूटिलाइजेशन हुआ होता एंड एट द सेम टाइम ऑल द अदर रिसोर्सेज विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द नेचर वो उनका भी उपयोग करते, तो सारी की सारी रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होता, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता। बट ड्यू टू द रीजन दैट ह्यूमन बीइंग हु आर कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट रिसोर्स दे आर बीइंग अनएम्प्लॉयड एंड दैट इज वाई दे आर इवन अनएबल टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। वो ना खुद को यूटिलाइज कर पा रहे हैं ना बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एंड इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकॉनमी। और अगर कोई भी व्यक्ति रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा तो बर्डन बन जाए, लाइबिलिटी हो जाएंगे, और लाइबिलिटी होने से इकॉनमी पे बर्डन बढ़ता है, इकॉनमी पर लोड बढ़ता है, इकॉनमी की ग्रोथ रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, बैकवर्ड की तरफ भी बढ़ने लगती है एंड एट द सेम टाइम रिसोर्स का वेस्ट होता है, सोसाइटी का वेस्ट होता है, सोसाइटी की ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है और इकॉनमी पूरी डिप्रेस्ड हो जाती है। इकॉनमी विच इज़ अ बिग थिंग। अगर आप अपने एक फैमिली की ही बात करें तो एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं, कमाने वाला एक है, तो फैमिली का स्टैंडर्ड बहुत लो होता है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ देयर आर मोर मेंबर्स हु आर अर्निंग तो उनका स्टैंडर्ड हाई होगा क्योंकि उनका जो बर्डन होता है वर्किंग पीपल्स का वो डिवाइड हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम को शेयर करने वाले और इनकम को अर्न करने वाले होते हैं। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। भारत की अगर बात की जाए तो जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेरोजगारी का जो दर है वो काफ़ी कम रहा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम, यानी कि मैक्सिमम लोगों में ये पाया गया कि वो लो इनकम जनरेट कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल में हर कोई काम कर रहा है इसलिए एम्प्लॉयड है। मतलब पर्सन वाइज प्रोडक्टिविटी बहुत लो है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इसलिए एम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी लो, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी लो आया। दे आर अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल काम करते तो दिखते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। लेकिन जितना वो कमा रहे हैं और जितनी उनकी क्षमता है वो उससे कम कमा रहे हैं। मतलब भारत की बात की जाए तो भारत में बेरोजगारी कम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अवॉइड नहीं किया जा सकता कि वो उससे ज़्यादा पा सकते थे और ज़्यादा कमा सकते थे, अपने पोटेंशियल को और यूटिलाइज कर सकते थे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पीपल आर एम्प्लॉयड बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट गेटिंग पेमेंट, वेजेस और सैलरीज in terms of their full potential, in terms of full efficiency. They are employed but at the same time they are not getting or they are not paid with kind of full payment and full potential. उनको अपने full payment और potential के हिसाब से earning नहीं हो रही है। And seemed force, the work that they are pursuing seems फोर्स अपॉन देम। मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, वो उसको सही से करना नहीं चाहते क्योंकि उनके स्किल और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग या तो वो नहीं है या फिर वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। सो मैनी सच रीजंस कुड बी देयर। लेकिन भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो लो रहा, यानी कि स्टैटिस्टिकली आंकड़े जो देखे जाएँ तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहाँ पर लो था, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है वो भी लो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा
नहीं कमा रहे हैं, उनका इसीलिए बहुत ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं है। दे मे देयरफॉर वांट अदर काइंड ऑफ वर्क ऑफ देयर चॉइस, मतलब बहुत से लोग हैं जो बिना मन के काम कर रहे हैं, उनके मन का काम नहीं मिल रहा, उनके स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहा है, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल्स इन आवर कंट्री आर अनएबल टू यूटिलाइज देयर कंप्लीट पोटेंशियल। बहुत से हमारे देश में लोग हैं जो अभी भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, गरीबों की बात की जाए तो घर पर वो आइडली बैठ नहीं सकते, मतलब अगर वो घर पर बेकार बैठेंगे तो पेट कहाँ से भरेंगे अपना, अपने परिवार का। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, और उनको इसी वजह से कोई ना कोई काम करना पड़ता है ताकि वो पैसे कमा सके, नो मैटर वो अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, नो मैटर वेदर दे आर अर्निंग हाई और लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर काम जितना कर रहे हैं उससे कम भी कमा रहे हैं फिर भी काम करते हैं, जस्ट बिकॉज टू सस्टेन देयर लिविंग, अपने लिविंग को बनाए रखने के लिए। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, यानी एक गुजर बसर हो जाता है उनका, जितनी अर्निंग वो जनरेट करते हैं उससे बस उनका रोज का पेट भरता है, रोज का जीवन चल जाता है, यही कंडीशन है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लोग कमा तो रहे हैं, विलिंग टू वर्क है, कमा भी रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारे यहाँ कम रहा, लेकिन अपनी पोटेंशियल के हिसाब से या तो पा नहीं रहे पैसा या अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो स्टेटस रहा वो अनएम्प्लॉयमेंट का लो था, बट लोगों का स्टैंडर्ड, उनकी अर्निंग भी लो ही रही। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर है मैक्सिमम पाया गया कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, यानी जो लोग खुद से एम्प्लॉयड हैं वो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने खुद से ही खुद को रोजगार दिया है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed। जैसा कि आपने ये केस पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर यानी आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वहाँ पे पूरी फैमिली कंट्रीब्यूशन देती है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। तो हम कह सकते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्होंने खुद से ही खुद को रोजगार दे रखा है। एंड सो देयर इज़ अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसी वजह से कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी होती है, जहाँ 8 लोग काम करते हैं, ज़रूरत 5 की होती है और 3 लोग को अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, दे वुड बी रिगार्डेड एज डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। एंड बट इन द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस, पूरी फैमिली में जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है वो 8 के 8 सदस्य शेयर करेंगे, लेकिन ज़रूरत 5 की ही रहती है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। तो इससे हुआ क्या, अगर 5 के बजाय 8 लोग काम करें तो इनकी मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है, उनका हार्डशिप थोड़ा कम हो जाता है, उनका पोटेंशियल कम लगता है और वो प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो वो 3 तो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सेंटिमेंटल लेवल पे देखें तो क्या होता है कि लोगों को मदद मिल जाती है, मदद मिलने की वजह से काम आसान हो जाता है। रूरल एरियाज़ की बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, लेकिन इससे परिवार की गरीबी और अल्टीमेटली देश की गरीबी, इकॉनमी की गरीबी नहीं जाने वाली। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ जॉब, और होता क्या है धीरे धीरे फिर यही परिवार के जो 3-4 सदस्य हैं जो एक्स्ट्रा काम मतलब अननेसेसरली काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत भी नहीं है, अब उनको मजबूरन शहर की ओर भागना पड़ता है ताकि कुछ ना कुछ तो उनको काम मिल जाए और वो शहर में जाकर काम कर सकें और पैसे कमा सकें।